हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डाइपोल डिफाइन कर लिया, डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर लिया और डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे सबको हमने कर लिया। डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम हो तब हम डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूअस चार्जेस का सिस्टम हो तब हम उसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे यूज करेंगे ये भी हमने देख लिया। तो अब हम चलते हैं डाइपोल की प्रॉपर्टीज पर। तो डाइपोल की प्रॉपर्टीज में मैं स्टार्ट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। एक तो ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, दूसरा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको लिखना नहीं है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, एंड एट एनी जनरल पॉइंट राइट। तो इन 3 पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को निकालेंगे। अब एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये समय समय पर बताया जाएगा, यानी जब वो पार्ट आएगा तो बता देंगे। और ये सब के सब आज के ही लेक्चर में समाप्त होंगे। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पूरा आज के लेक्चर में समाप्त करेंगे, इंक्लूडिंग इसके एप्लीकेशंस, क्वेश्चंस जितने प्रकार के आ सकते हैं, आ चुके हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में समाप्त करेंगे। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन इन तीनों में से, ऑन द एक्सिस या ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एट द जनरल पॉइंट, कोई एक डेरिवेशन डेफिनेटली पूछेगा। तो एकदम ध्यान से सुने और कॉपी पेन लेके पूरे मन से इस लेक्चर को करें। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहली बात क्या है कि सर एक्सिस क्या है? एक्सिस है लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। जिन 2 चार्जेस से डाइपोल बना है उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डाइपोल, राइट। अब देखिए क्या है कि सपोज एक मैं डाइपोल लेता हूं, -q और +q से बना ये डाइपोल, और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है आपका 2a, सेंटर से -q की दूरी a, सेंटर से +q की दूरी a, और एक्सिस पर एक पॉइंट चूज करते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, राइट। और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से ले लेते हैं स्मॉल r। याद रखिएगा, डाइपोल के केस में किसी पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से ही नापा जाता है। जैसे अगर कहीं बोला भी जाए कि कोई एक पॉइंट है जो कि डाइपोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी डाइपोल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ईच एंड एवरी डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, कहीं और से नहीं। तो डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी स्मॉल r है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी। अब इस पॉइंट पर देखो बच्चों क्या है कि +q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी।
और इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनका रिजल्टेंट होगी। तो प्लस क्यू के वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में होगी, और माइनस क्यू वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पर। तो अब देखो क्या है, प्लस क्यू वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के क्यू अपॉन प्लस क्यू वाले से डिस्टेंस, तो भाई ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, तो प्लस क्यू वाले से डिस्टेंस कितना हो गया, ए घटा दो, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस क्यू वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आपका आर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू वाले का आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो इक्वल टू के क्यू मैं कॉमन ले सकता हूं और इसमें के क्यू कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को बाहर ले लो आप, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और फिर पूरे पर होल स्क्वायर, ऊपर में क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसे ऐसे, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कुछ लोग जो आलस आलस में देख रहे होंगे उनको ये स्टेप थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, एकदम ध्यानपूर्वक देख लें इस स्टेप को। के क्यू कॉमन बाहर ले लिया गया है, कॉमन लेके एलसीएम हो गया है आपका इन दोनों का प्रोडक्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाहर ही रहेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, जगह का मैं इस लाइन चेंज कर लेता हूं, माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपॉन में आपका क्या था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू। तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, 2ar माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 4ar, सॉरी यहाँ पर r चाहिए, 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, 2k और q इंटू 2a, इसको अलग कर लेते हैं और फिर क्या बचा r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, चेक कर लो भाई। अब देखो बच्चों क्या है, यहां से असली स्टोरी। कि डाइपोल को डाइपोल कब मानते हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज मच स्मॉलर, बहुत बहुत कम हो। मच स्मॉलर देन व्हाट, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, राइट। तो अगर ये डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है तो आपका ये जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है ना, ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी r मस्ट बी मच ग्रेटर देन a। तो अगर r a से बहुत बड़ा है, अगर r a से बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब आप करोगे तो r तो बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे समझो कि r है 1 किलोमीटर और a है 1 मिलीमीटर, और वो भी दोनों का स्क्वायर लेना है, तो किलोमीटर का स्क्वायर ले लेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा और मिलीमीटर का स्क्वायर लेंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो r स्क्वायर 1 किलोमीटर में से 1 मिलीमीटर घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग r स्क्वायर ही रह जाएगा, रह जाएगा। ठीक, अब उसको यहाँ पे लिखते हैं, ई नेट इज इक्वल टू, देन ई नेट इज इक्वल टू 2k, क्यू इंटू 2 ये क्या हो जाएगा p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लेंगे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर टू द r स्क्वायर का r स्क्वायर कितना हो जाएगा r टू द पावर 4। तो ये आपका कितना आ गया 2kp, एक एक r कट जाएगा, कितना आ गया 2kp बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल कितना आ जाएगा 2kp बाई आर क्यूब। परंतु एक बात देखो बच्चों कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डाइपोल मोमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड में तो ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो हमने निकाला है प्लस क्यू के कारण यानी उधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के कारण यानी इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, पॉजिटिव आया ना, तो प्लस क्यू माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव आई है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई है, इस डायरेक्शन में। और डाइपोल मोमेंट भी किधर है, डाइपोल मोमेंट भी है नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इसी डायरेक्शन में, राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन चूंकि सेम है, दोनों का डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू, ये देखो 2k और अपॉन में जो r क्यूब है,
अपॉन में जो आर क्यूब है, ये तो स्केलर है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है तो ई और पी दोनों पर ही हम वेक्टर बना सकते हैं। ठीक, जो पी की डायरेक्शन है वही ई की भी डायरेक्शन है, तो ई विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ पी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही हमेशा ई होगा। नोट कर लें। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होगा। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल और याद रखिएगा इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही हम इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस की दूरी पर होता है। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे मान लो कि अपना ये एक डाइपोल है -q +q, और -q और +q इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, ये a और ये a, पिछले केस की तरह एग्जैक्टली। और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पर ये वाला जो पॉइंट है ये डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस हो गया r, स्मॉल r। ठीक, तो अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक तो +q के कारण होगी, तो +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज दैट इज इधर की ओर होगी। राइट, और -q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की ओर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। राइट, अब देखो क्या है कि अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √r² प्लस a², राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, x ये हो गया तो x क्या हो जाएगा √r² प्लस a²। इसी तरह से अगर वो x है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो x ही हो जाएगा। राइट, तो अब देखो बच्चों क्या है कि E
ड्यू टू प्लस क्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और ई ड्यू टू माइनस क्यू के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी तो एक्स ही है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू, इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होगा, और इसे मैं बोल देता हूं ई, राइट। ठीक, तो अब देखो बच्चों क्या है कि अगर मैं इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है हमें, और वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो क्या है कि अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल भी तो सिमेट्री से थीटा ही हो जाएगा, राइट। अब मैं एक लाइन पैरेलल टू डाइपोल ऐसे खींच देता हूं, और एक लाइन परपेंडिकुलर टू डाइपोल खींच देता हूं ऐसे। तो अब देखो क्या है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एंगल देखना है मुझे। तो ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई है, और ये लाइन ऐसे गई, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। और हमें ये भी याद रखना है कि हमने ये दोनों प्रूव कर लिया है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर हैं। किसके बराबर हैं? ई के बराबर है। तो थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना लेता हूं। ई ड्यू टू प्लस क्यू, इसको हमने क्या मान लिया है? ई। ई ड्यू टू माइनस क्यू, इसको भी हमने क्या मान लिया है? ई। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो आप देखो बच्चों क्या है कि इसको अगर इन दोनों को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर मिलेगा ई कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल है तो उस पर कॉस आता है, उसके परपेंडिकुलर वाले पे क्या आता है? साइन, राइट। इस वाले को रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना मिलेगा? ई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाले पे कितना मिलेगा? ई साइन थीटा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ना पार्ट कट जाएगा, राइट। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 2E साइन थीटा, राइट। अब E की वैल्यू कितनी लिखे हैं उधर? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू आप चेक कर लो ट्राइंगल्स। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल के लिए साइन थीटा परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स। तो अब देखो बच्चों क्या है, के को किनारे ले लीजिए और 2 को इधर ले लीजिए, और अपॉन x को आप लिख लीजिए। कितना है x? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या हो गया है, क्यूब, राइट। अब देखिए बच्चों क्या है, Q इंटू 2a हो जाएगा P, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि भाई अगर ये डाइपोल है तो R इज मच ग्रेटर देन A, तो R अगर मच ग्रेटर देन A है तो हम लोग R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ठीक, तो अब देखो क्या है, ई नेट आपका हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख देंगे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आर, यानी आर क्यूब, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख दीजिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया आर, और आर का पावर 3, तो आर क्यूब हो गया। ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, तो आप देख लीजिए कि भाई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट ऐसे, राइट। तो ई नेट और डाइपोल मोमेंट जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ई नेट को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस, जस्ट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कि डाइपोल मोमेंट का जस्ट ऑपोजिट है, एक माइनस साइन लगाएंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब, राइट। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब चलते हैं हम लोग एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि जैसे अगर मैं सपोज करिए कि अब सीधा एक डाइपोल है, और डाइपोल की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसका, डाइपोल मोमेंट। तो सपोज एक डाइपोल है, ऐसे रखा गया है, और इसका डाइपोल मोमेंट P, और मैंने एक पॉइंट लिया है यहां पर कहीं, इसका डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
सपोज करिए कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P, अब प्लस क्यू माइनस क्यू छोड़िए, सीधा डाइपोल मोमेंट लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट सपोज करिए, पूरा मैंने डाइपोल मोमेंट बना रखा है ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया इधर, कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और ये वाला पॉइंट पर हमें इस डाइपोल के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, ये ठीक, आर वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल आर वेक्टर है। सपोज वेक्टर से इतना डरिए मत, सिंपली पॉइंट लिया गया है, सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया है। और थीटा क्या है? थीटा याद रखिए बहुत ध्यान से, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। ठीक, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है R विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल, और R वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो अब देखिए क्या है कि ऐसा कंसीडर करने से आप कहीं का भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ना, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, बस ये एंगल बदल जाएगा और ये R का लेंथ बदल जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, ये एंगल बदल जाएगा और R का लेंथ बदल जाएगा। ठीक, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या है कि डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हमें डाइपोल के एक्सेस, जैसे अगर कोई डाइपोल है तो डाइपोल के एक्सेस पर हमें पता है कितनी, 2kp/r³, और डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अपने को पता है -kp/r³, यानी इधर, यानी हमें एक्सिस पर पता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पता है। लेकिन ये वाला पॉइंट इस डाइपोल के ना तो एक्सिस पर पड़ रहा है और ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ रहा है। राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस डाइपोल को हम रिजॉल्व कर सकते हैं along this vector R and perpendicular to this vector R। रिजॉल्व करते हैं, P है ना, तो जिसके साथ एंगल दिया रहता है उस पर क्या आता है, कॉस, तो इधर की ओर क्या चला आएगा, कॉस थीटा, P कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में क्या आता है, P साइन थीटा। राइट, P कॉस थीटा, P साइन थीटा। ठीक। तो अब देखो क्या है कि इस डाइपोल को हमने इस डाइपोल को हमने अब दो भागों में बांट दिया, एक आर के अलोंग में, एक आर के परपेंडिकुलर में।
तो अब इसका तो कोई रोल रहा नहीं, इसी को तो हमने बांट दिया ना। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस अकेले के कारण होती, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों मिल करके यहां प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये P साइन थीटा और P कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट्स इस P डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो इस P के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण कंबाइंड आएगी। P कॉस थीटा और P साइन थीटा के कारण कंबाइंड आएगी, राइट। और P कॉस थीटा और P साइन थीटा के कारण निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो P कॉस थीटा के एक्सिस पर है और P साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ध्यान से देखिए, P साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है और P कॉस थीटा के एक्सिस पर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए P कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। तो P कॉस थीटा के एक्सिस पर है, P कॉस थीटा के एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सीधा डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में। और इसको मैं नाम देता हूं E अलोंग। P कॉस थीटा के कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे, ठीक। एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इस अलोंग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EA बोल देता हूं, और इस EA की वैल्यू हो जाएगी, इस EA की वैल्यू यहां पर कहीं पर लिख लेते हैं, EA कितना, 2K P/R³ होता है। अब P की जगह क्या है यहां पर, P कॉस थीटा। अगर डाइपोल मोमेंट P होता तो 2kP/R³ होता, परंतु तो P नहीं है, कितना है, P कॉस थीटा, तो 2kP कॉस थीटा बाई R³ हो जाएगा। अब बात करते हैं इस P साइन थीटा वाले डाइपोल की। तो P साइन थीटा वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है -2kP/R³। -2kP/R³ मतलब डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट। तो डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट मतलब ऐसे, और याद रखिएगा ये 90 डिग्रीज है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग R और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, ठीक। P साइन थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ये वाला पॉइंट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही आती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी P साइन थीटा इस लाइन के पैरेलल आएगी, और ये लाइन और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अब तक देखिए ये जो E परपेंडिकुलर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, -kP/R³ होती है। तो माइनस साइन तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए होता है, जो हमने पहले डिनोट कर दिए, तो माइनस साइन हटा दिए। दूसरी बात कि भाई P की जगह आप क्या लिखेंगे, P साइन थीटा बाई R³, P की जगह P साइन थीटा, तो EA मिल गया, E परपेंडिकुलर मिल गया। इतनी चीज़ को मैं एक बहुत शॉर्ट में रिकैप करता हूँ कि भाई देखो, अपने पास था एक डाइपोल P,
इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये वाला एंगल थीटा और ये आपका आर। तो हमने क्या किया कि इस डाइपोल के कारण डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हमने अगर कुछ पढ़ा है तो वो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो ना तो ये पॉइंट एक्सिस पर है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो अब हमने क्या किया कि इस डाइपोल को हमने दो भागों में बांट दिया। कैसे दो भागों में? एक अलोंग ये आर, अलोंग आर मतलब इसको इसके अलोंग कितना आ जाएगा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके अलोंग कितना आ जाएगा पी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा पी साइन थीटा। अब ये डाइपोल दो भागों में बट गया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो अब इसका कोई रोल नहीं रहा। यानी इस डाइपोल के कारण यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके बराबर होगी? इन दोनों डाइपोल्स के कारण आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट के बराबर होगी। जिस प्रकार से ये डाइपोल इन दोनों का रिजल्टेंट है, भाई ये दोनों क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये डाइपोल। तो जिस प्रकार से ये डाइपोल ओरिजिनल डाइपोल इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट होगी, राइट। तो अब अलोंग में इस वाले डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट इस वाले डाइपोल के एक्सिस पर है और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? 2kp/r³, और डायरेक्शन सेम एज डाइपोल मोमेंट, यानी पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो ठीक इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी? 2kp, पी की जगह क्या? पी कॉस थीटा अपॉन r³। इधर क्यों आएगी? और इसी को मैंने वहां पर बोला है ई अलोंग आर। अब ले लेते हैं इसको, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ये पॉइंट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? kp/r³। डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो ऐसे आएगा आर के परपेंडिकुलर, ये आर इस पी साइन थीटा के भी तो परपेंडिकुलर है ना, तो पी साइन थीटा के जस्ट ऑपोजिट मतलब आर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कितना आता है? kp/r³। तो पी की जगह क्या हो गया है? पी साइन थीटा, तो kp साइन थीटा बाई r³, राइट। ठीक, तो ये आपका नट सेल में सेम बातें यहां पर की गई। ठीक, इसको मिटा देता हूं। स्कूल में डेरिवेशन आएगा बोर्ड में तो आपको ऐसे ही करना होगा। तो अब देखो बच्चों क्या है, रिजल्टेंट की बात आती, तो रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो ये कुछ ऐसा आएगा ई नेट, और सपोज ये वाला एंगल में मान लेता हूं अल्फा,
ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी स्क्वायर रूट ई अलोंग का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा। तो KP बाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो KP बाई आर क्यूब मैं बाहर ले लेता हूं, राइट। तो ऊपर वाले में से KP बाई आर क्यूब अगर बाहर आ गया तो बचा क्या, 2 cos थीटा, यानी 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से KP बाई आर क्यूब अगर बाहर आ गया तो बचा क्या, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या है, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा इसको दे दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो एक तो आपका 1 हो गया, और इस 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा आप इसको दिए हो तब ना 1 हुआ है, तो इसके पास कितना बचा है, 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं उस एंगल अल्फा की जो कि डायरेक्शन को डिनोट करेगा, राइट। तो tan अल्फा हो जाएगा आपका उस डायग्राम में से, देखिए जिसके साथ एंगल दिया होता है वो बेस बनता है, यानी डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज E अलोंग नीचे आएगा और E परपेंडिकुलर ऊपर आएगा, राइट। तो डिवाइड करेंगे अगर इन दोनों को, कोई भी ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। KP बाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो KP बाई आर क्यूब तो भाई कट जाएगा। क्या लिखना जरूरी है, राइट, समझे, KP बाई आर क्यूब तो डेफिनेटली कटेगा। तो अब देखिए क्या है, बचा क्या, साइन थीटा परपेंडिकुलर वाले में से KP बाई आर क्यूब कट दिया तो कितना बचा, साइन थीटा, और इतना आ गया। तो आपका tan अल्फा कितना आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया कितना, tan थीटा अपॉन 2, राइट। अब देखिए क्या है कि कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि आपकी जो E अलोंग होगा P cos थीटा वाला, वो अवे फ्रॉम डाइपोल होगा। इसको डायरेक्टली देख के अगर लिखना है तो, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो अलोंग वाले के परपेंडिकुलर होगा, या R वाले के परपेंडिकुलर होगा। तो अलोंग वाले से परपेंडिकुलर कहिए, और किधर होगा परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं ना, उधर और इधर, ऑपोजिट टू P, P के ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर वाला। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी कि भाई हमेशा अवे फ्रॉम द डाइपोल रहेगा ये अलोंग, और उसके परपेंडिकुलर P से अवे ये रहेगा, ठीक। और थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड पॉइंट, R एंड P, R एंड डाइपोल मोमेंट। जैसे अगर ये P है और पॉइंट यहाँ लिया गया है, तो आपको ये वाला एंगल कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। इस पर क्वेश्चंस कराएंगे अभी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप लोग पॉज करके इसको नोट करिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
तो आप देखिए बच्चों क्या है कि एट ए जनरल पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई अगर डाइपोल मोमेंट P है, ये एंगल थीटा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलोंग R आएगी EA, और एक R के परपेंडिकुलर आएगी E परपेंडिकुलर, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E अलोंग आएगा 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, E परपेंडिकुलर आएगा kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। ये दोनों अपने को याद हो जाएंगे आसानी से। कारण क्या है कि अलोंग वाला कैसे आएगा, P का कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, और P cos थीटा वाले के एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो 2kp बाई आर क्यूब की जगह हो जाएगा 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। इसी तरह से परपेंडिकुलर वाला भी, इसका परपेंडिकुलर में क्या कंपोनेंट आएगा P साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है kp बाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर P की जगह क्या यूज करेंगे P साइन थीटा, तो हो जाएगा kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, राइट। और अगर ये एंगल निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ एंगल पूछा जाता है वो बेस बनता है, तो EA डिनोमिनेटर में चला जाएगा, E परपेंडिकुलर अपॉन EA, राइट। ये हमने सीखा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं ऑन द एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पर और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो अगर हम एक्सिस ऑफ डाइपोल की बात करें, एक्सिस ऑफ डाइपोल की अगर हम बात करें, तो डाइपोल कुछ ऐसा है, पॉइंट यहां लिया गया है। तो अपने इस डाइपोल के लिए एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E अलोंग 2kp cos थीटा, तो cos 0 होता है 1, 2kp cos 0 1, तो 2kp बाई आर क्यूब। E परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, तो देखो 2kp बाई आर क्यूब आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसी तरह ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ठीक यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो E अलोंग वाला कितना होता है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, तो cos 90, 2kp cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो E अलोंग वाला कितना हो गया 0, और E परपेंडिकुलर वाला kp साइन थीटा बाई आर क्यूब, थीटा की वैल्यू कितनी 90 बाई आर क्यूब, तो अब ये कितना हो जाएगा kp बाई आर क्यूब। तो यही रिजल्ट्स हमें पहले भी प्राप्त हुए थे, 2kp बाई आर क्यूब एंड kp बाई आर क्यूब। देखिए रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं, तो फॉर्मूला मतलब एकदम सही, राइट। अब एकदम छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको मिटा दो। आपको पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, कि एक डाइपोल ऐसे रखा गया है, ये डिस्टेंस r और ये एंगल 45, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, ठीक। तो जैसे अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बतानी है, तो E अलोंग कितना आ जाएगा 2k
P cos 45 बाई आर क्यूब, यानी 2kp अपॉन आर क्यूब 1/√2, इतना आ जाएगा। E परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, kp साइन 45 बाई आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, kp बाई आर क्यूब इंटू 1/√2, इतना आ जाएगा। तो E अलोंग ऐसे रहेगा, E परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, तो आपका E रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी kp बाई आर क्यूब 1/√2, सॉरी 2kp बाई आर क्यूब, E अलोंग वाले का स्क्वायर प्लस kp बाई आर क्यूब 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो अब kp बाई आर क्यूब बाहर आ गया, दोनों में से kp बाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो kp बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन रहेगा तो बाहर आएगा, तो kp बाई आर क्यूब बस बन जाएगा 2/√2, 2/√2 कितना हो जाएगा, √2, और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ठीक। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी कितना आ गया, kp बाई आर क्यूब इंटू √5/√2, इतना आ जाएगा, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। नेट रिजल्टेंट आपका मिल गया, और फिर इसी तरह से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, तो अल्फा एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर अपॉन E अलोंग, डिवाइड कर दो, kp बाई आर क्यूब कट जाएगा, 1/√2 भी कट जाएगा, E परपेंडिकुलर ऊपर है तो कितना बचेगा, 1/2, राइट, ठीक। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब देखो बच्चों क्या है, जैसे अगर सोचो कि पॉइंट अगर यहां होगा तो हमें एंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, जबकि साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि आपका E अलोंग वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और E परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन थीटा आता है ना, पॉजिटिव ही रहेगा। तो E अलोंग वाला कंपोनेंट देखो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। जब थीटा आपका 90 से बड़ा हो जाएगा तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी E अलोंग वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपका E परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट में आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा पॉजिटिव ही रह गया, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। यानी अब देखो बच्चों क्या है कि जब ये थीटा 90 से बड़ा हो गया तो ई अलोंग नेगेटिव आने का मतलब है कि डायरेक्शन पलट जाएगी। यानी पॉजिटिव होता तो किधर आता, ऐसे आता, अवे फ्रॉम डाइपोल, परंतु नेगेटिव आने के कारण अब ई ए किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट। और ई परपेंडिकुलर अब भी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि पी के डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट घूमना है, तो आर के परपेंडिकुलर और पी के जस्ट ऑपोजिट ऐसे, ठीक। मैंने बताया था ना कि आर के परपेंडिकुलर या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, राइट। तो आर के आपके इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, किधर होना चाहिए, पी के ऑपोजिट यानी इधर, ठीक। उधर पी है ना तो इसके इधर, यानी ऐसा आ जाएगा। अब आप आराम से ई नेट वगैरह निकाल सकते हैं, राइट। कभी कभी डायरेक्टली केवल डायरेक्शन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अगर सोचो ये P है और आपको पॉइंट ये दिया गया है, तो अब बोलो एंगल कौन सा कंसीडर करोगे, तो अब हम एंगल कंसीडर करेंगे ये वाला एंगल बिटवीन R एंड P, ये वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा। अब ये वाला एंगल फिर से थीटा 90 से बड़ा है, तो अलोंग वाला टर्म यानी कॉस थीटा, अलोंग वाला टर्म यानी कॉस थीटा निगेटिव, तो अलोंग वाला टर्म अब अवे की बजाय किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द डाइपोल, अलोंग वाला टर्म टुवर्ड्स द डाइपोल हो जाएगा, राइट। और परपेंडिकुलर वाला टर्म साइन थीटा, थीटा 90 से बड़ा भी होगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाएगा तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव रहेगा तो परपेंडिकुलर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक। तो परपेंडिकुलर हमेशा पी के ऑपोजिट जाएगा, राइट, ठीक। तो चलिए इसी डायरेक्शन पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्शन पर आ जाएगा, क्वेश्चंस आते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको सिंपली बस ये ध्यान रखना है कि अगर थीटा क्या होता है, आर और पी के बीच का एंगल, वो अगर 90 से कम है तो ई अलोंग डाइपोल से अवे फ्रॉम द डाइपोल होगा। जैसे एक बार और समझा देता हूं, जैसे अगर पॉइंट यहां पर है और या यहां पर है, तो इन दोनों ही केसेज में थीटा आपका लेस देन 90, तो सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। अलोंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डाइपोल ऐसे, परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड P के ऑपोजिट में घूमेगा, R के परपेंडिकुलर और P के ऑपोजिट यानी ऐसे। अब जब ये दोनों फिक्स हो जाएगा तो नेट निकालना आसान रहेगा ना, या नेट निकालने को भी नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके कौन सा गलत है सही है, डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। अब देखो अगर आप इधर वाला कंसीडर करोगे कोई पॉइंट, तो अलोंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगी और किधर आएगी, टुवर्ड्स द डाइपोल। परपेंडिकुलर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी परपेंडिकुलर वाला आर के परपेंडिकुलर और पी के ऑपोजिट यानी इधर, इस पॉइंट पर अलोंग वाला फिर से 90 से बड़ा एंगल हो गया, तो ई अलोंग टुवर्ड्स द डाइपोल हो जाएगी और ई परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा और पी के
ऑपोजिट हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप ध्यान से देख लीजिए चित्र, राइट। इसको समझने में जन्मों लग जाते हैं भाई, परंतु ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। अब मैं आप लोगों को 4 डायग्राम्स देता हूं, सब में आपको ई अलोंग और ई परपेंडिकुलर बना के बताना है, ठीक। पहला इस पॉइंट पर, तो देखो भाई 4 हो सकते हैं। ई अलोंग आप इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो, ई परपेंडिकुलर इधर बना सकते हो, इधर बना सकते हो। तो बस आपको ई ए लिख देना है कि ये इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, ई ए का तीर इधर बनाओगे, ई ए का तीर इधर बनाओगे, ई परपेंडिकुलर का तीर इधर बनाओगे कि ई परपेंडिकुलर का तीर इधर बनाओगे। बी, पी ये डाइपोल मोमेंट है और इस पॉइंट पर तो आपको बताना है कि ई अलोंग इधर बनाओगे तीर कि इधर बनाओगे, ई परपेंडिकुलर इधर तीर बनाओगे कि इधर तीर बनाओगे। सी, अब आपको इस पॉइंट पर ये बताना है कि ये लॉन्ग इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे, और ई परपेंडिकुलर इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे। इस वाले पॉइंट पर ई अलोंग आप इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे, ई परपेंडिकुलर इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे। चारों पर बस लास्ट चीज चल रही, ठीक। इस क्वेश्चन को सब लोग सही कर दीजिए, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। पॉज करके कर लीजिए इसको प्लीज। अगर ये सबका जिसका इसका सही हो गया उसने, यानी कि उसने आज की क्लास सफलतापूर्वक कर ली, ठीक। और ये पूरे कॉम्पिटिशन्स लेवल तक जाएगा भाई, ये बोर्ड आउट के लेवल पर अब सीमित नहीं है ये चीज़, ठीक। चलिए मैं करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पॉज करके करने के बाद ही मेरा सोल्यूशन देख रहे होंगे। ई अलोंग, तो देखो क्या है ना बच्चों, ये आपका आर है, एंगल लेस देन 90 है, तो ई अलोंग अवे फ्रॉम डाइपोल, और ई परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर पी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, पी इधर है तो आर के परपेंडिकुलर और इधर, यानी ई परपेंडिकुलर इधर होगा, राइट। अब इस केस में चलते हैं, देखो कितना आसान है, बस घूमते चले जाओ। आर और पी के बीच का एंगल थीटा 90 से बड़ा, तो ई अलोंग टुवर्ड्स द डाइपोल, और ई परपेंडिकुलर हमेशा की तरह आर के परपेंडिकुलर और पी के ऑपोजिट, पी उधर है तो आर के परपेंडिकुलर इधर, यानी इस डायरेक्शन में, राइट। इसमें देखो कि एकदम सिंपल है, बस आप थीटा देखिए और ई अलोंग सेट कर दिए परपेंडिकुलर, तो हर बार वही। आपकी बार फिर से देखो, थीटा ग्रेटर देन 90 तो ई अलोंग टुवर्ड्स द डाइपोल, थीटा लेस देन 90 तो अवे फ्रॉम द डाइपोल, थीटा ग्रेटर देन 90 तो टुवर्ड्स द डाइपोल, राइट। ये इधर आ जाएगा और ई परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर और पी के ऑपोजिट, पी उधर है तो उसके ऑपोजिट यानी इधर, फिर पी इधर, और आप एंगल देख सकते हैं कि आर ऐसे है तो ये वाला एंगल फिर से आपका ग्रेटर देन 90 तो ई ए टुवर्ड्स द डाइपोल, और ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द डाइपोल,
मतलब R के परपेंडिकुलर होगा और P के ऑपोजिट होगा। राइट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, जो कि इससे काफ़ी छोटा लेक्चर होगा। थैंक यू।